अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ताकत का सरचश्मा। तो उस वीडियो में मैंने इब्तदाई जो माशरा है, तरक्की है, माशी तरक्की, तारीख़ी तरक्की, इर्तिक़ा का की इब्तदा जो है वो मेसोपोटामिया से की थी। इसमें शामिल थे उर की तहज़ीब थी, बेबीलोन की तहज़ीब थी। तो बहुत कुछ उसमें आ गया था। बहुत कुछ क्या कह सकते हैं कि इतनी पुरानी तारीख़, इतनी ज़्यादा उस पर रिसर्च हुई है। तो बहरहाल वो काफ़ी कुछ आ गया था और उसमें मैंने ये कहा था कि तारीख़ कहीं से शुरू भी नहीं हो सकती, कहीं ख़त्म भी नहीं हो सकती कि जी यहीं से यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल जितनी मालूम तारीख़ है उसमें जो कुछ भी था वो हमारे सामने आया या मैं उसे किस तरह से समझ सका, तो उसके बारे में मैंने उसे किया था स्टार्ट। तो ये तकरीबन 51 मिनट्स की ये वीडियो है। तो उसमें वही मेसोपोटामिया, उर की तहज़ीब व दोआबा जो है दजला और फ़रात का, उसकी बात हुई है। और मैंने कहा था कि इसे हम ज़रा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ जो भी तारीख़ हम समझते हैं कि शुरू हुई है, मशहूर हुई है और उस तक हम पहुँचते हैं, तो उसका बैकग्राउंड भी होता है। और बैकग्राउंड भी ऐसा होता है कि जिसके बगैर, जिसे नज़रअंदाज किए बगैर हम आगे चल नहीं सकते और समझ नहीं सकते उस तारीख़ को जिसका चर्चा है, जिसे हम बहुत रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। तो जहाँ से बात शुरू हुई मेसोपोटामिया से, तो उससे भी पहले होंगे, लेकिन हम उनके रेलिक्स तक, उनके जो नवादरात हैं उन तक, उसके तारीख़ के मुहर्रकात हैं या जो उसका बैकग्राउंड है, हम उस तक नहीं पहुँच सके थे, ना ही पहुँच सके हैं अभी तक। तो बहरहाल उसके बाद जो बहुत मशहूर ताकतवर तरीन तहज़ीब हमारे सामने आती है, वो आती है मिस्र की तहज़ीब। तो उस मिस्र की तहज़ीब में हम बहुत कुछ देखते हैं, जबकि उस मिस्र की तहज़ीब में हम साथ ये भी देखते हैं कि उससे उसके बाद उसको उतना प्रमोट नहीं किया गया। मिस्र की तहज़ीब को उतना प्रमोट नहीं किया गया जितना होना चाहिए था मेरे ख़्याल में। तो उसकी वजह ये है कि यूनान की तहज़ीब जो है वो छा गई है। यूनान की तहज़ीब जिस तरह से छा गई है, उसमें हम जो भी बात करते हैं, किसी भी तरक्की का ज़िक्र करते हैं, तो उस तरक्की का हम मंबा दरअसल इसी को पाते हैं। इसी को मुराद यही मसरी तहज़ीब को, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा काम नहीं हो सका। हम ये जब कहते हैं कि मौसीकी की इब्तदा जी यहाँ पे हुई, फ़लसफ़े की इब्तदा यहाँ हुई, स्टेट के कॉन्सेप्ट की इब्तदा ऐसे हुई, ड्रामे ने इतनी तरक्की जो की यहाँ से, वो कैसे हुई, तो ये सारी बातें जो हैं हमारे सामने आती ज़रूर हैं, लेकिन हम इन्हें मिस्री तहज़ीब के बग़ैर आगे नहीं ले जा सकते। अब यूनान और मिस्र का इतना फ़ासला भी नहीं है कि इनके इन्फ्लुएंसेस ना हों। ऐसा भी नहीं था कि समंदर के रास्ते खुले नहीं थे या लोग उन पर सफ़र नहीं कर पाते थे, ऐसा भी नहीं था। तो गोया हम जब ये बात करते हैं ड्रामे की या होमर की बात करते हैं, ड्रामे के क्लासिक्स हैं उनकी बात करते हैं, अरिस्टोफेनेस वगैरह की, और उसके हम असर हैं 2-3 जो हैं, जिनके बहुत से ड्रामे हमारे सामने एक मिसाल के तौर पे हैं, जिसके बगैर ये क्रिस्टोफर और ख़ास तौर पर शेक्सपियर नहीं चल सकते थे। तो उस बैकग्राउंड के साथ नहीं चल सकते थे। तो वो सारे यहीं से आबाद हुए। फिर रोम की आगाज़ मतलब वहीं से, यूनान से हुआ। तो रोम की तहज़ीब ने भी जो तरक्कियाँ की, जो आर्ट्स हम तक पहुँचाए, एक मिसाली आर्ट्स के तौर पर हमारे सामने। तो जब हम मुराद ये है कि जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जब हम सियासत की बात करते हैं, जब हम फ़लसफ़े की बात करते हैं, जब हम तहज़ीबी तरक्की की बात करते हैं, जब हम तारीख़ी
اس کے جو ہیں تاریخی پہلو ہیں مختلف، ان میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، ان کے جو علوم ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو یونان کا ہی ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے آ گئے؟ میں میسوپوٹیمیا کے بعد نمبر میں، تہذیبوں کے نمبر میں جو کہ جن پہ ریسرچ ہوئی ہے، جن پہ کام ہوا ہے، میرے خیال سے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنا یونان کی تہذیب پہ ہوا ہے۔ مصر کی تہذیب پر اتنا زیادہ کام نہیں ہوا میرے نزدیک جتنا اور تہذیبوں میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں بہرحال بہت ہوا ہے، لیکن جو نہیں ہوا وہ میں ذکر کرتا ہوں کہ یہ دریائے سندھ کی تہذیب ہے، اور اس کے شمالی پہاڑوں سے لے کر بحیرہ عرب تک دریائے سندھ کے آس پاس کے قصبے ہیں، 4,000 کے قریب تھے۔ تو ان 4,000 کے قریب قصبوں میں جو تہذیبیں تھیں ان میں بڑی مماثلت تھی۔ وہ سیلابوں میں تو زلزلوں کی بھینٹ چڑھ گئے، تو خیر ان کو ابھی موضوع نہیں بناتے، جن کی اتنی یعنی ایکسکیویشن بھی پوری نہیں ہوئی۔ موہنجو داڑو اور دریائے سندھ کی دوسری تہذیبیں جو ہیں ہڑپا وغیرہ، ان کو، اور پھر یہ دریائے سوان کی ویلی ہے، اس پہ بہت کام ہونے والا ہے۔ تو ان کے صرف ابتدائی حصے جو ہیں عمارتوں کے وہ ہمارے سامنے آئے، اور نیچے اس کے کیا تھا، اور سڑکیں، مطلب وہ پہلو جو نیچے کی منزلوں پر یا گراؤنڈ فلورز پر ہو سکتے تھے وہ ہمارے سامنے نہیں آئے۔ تو خیر میں ابھی اس بحث کو طویل کرنے کی بجائے، اس بات کو طویل کرنے کے بجائے آتا ہوں ادھر واپس مصر کی تہذیب میں، مصری تہذیب کی بات کرتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے کہ کس حد تک علوم جو ہیں وہ ترقی کر چکے تھے۔ آرکیٹیکچر پہ آئیے، اہرام مصر کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ آج تک سائنس نہیں سمجھ پائی کہ اہرام کیسے بنے۔ فرض کیے شیطانی طاقتوں کا جادوئی طاقتیں جو ہیں وہ اس میں ملوث تھیں، تو اس پر بھی کتنا عبور تھا اور اس پر کتنا قابو تھا کہ ان کو کنٹرول کر کے یہ سب کچھ کیا گیا، جو ناقابل فہم ہے آج کی سائنس کے لیے بھی اور آج کے ذہن کے لیے بھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ انسانی حکمت ہے، انسانی فنون میں آرکیٹیکچر کا یہ حصہ ہے، تو آج تک اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکا۔ اس کے آرکیٹیکچر کے وہ جو علوم ہیں وہ جو ہمارے سامنے